हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहू पाठशाला। अभी तक हम लोग एसएससी सीएचएसएल के 3 सेट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो रोज़ की तरह इसके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके उसको ट्राई कर सकते हैं, देन उसके बाद आप वीडियो देखना। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो आज की शिफ्ट का पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट होता है। कह रहा ए इज इक्वल टू 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा दिया गया है। तो हमसे 3 अल्फ़ा की वैल्यू पूछा है जब कॉस अल्फ़ा की वैल्यू इतनी दिया गया है। तो सबसे पहले अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। अल्फ़ा निकालने से पहले हमको ए को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह के फार्मूला देख साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा को देखकर हमको एक फार्मूला याद आ रहा है। कौन सा? ये वाला। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सभी को आता होगा। ये ना आता हो तो इसको क्या, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए इस सवाल को करने के लिए। तो हम क्या कर देते हैं, इनकी जगह पर ये रख देते हैं। ठीक, पुट कर देते हैं वैल्यू। तो 2 मल्टीप्लाई में लगा है तो इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 2 माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस लगा हुआ है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा। 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर कट गया, और ये 2 है, ये -3 यानी -1। ए की वैल्यू -1 आ गई। अब यहाँ पर कॉस अल्फ़ा कितना दिया गया है? √3 प्लस ए यानी कि 3 - 1 कितना आएगा? 2, और 5 प्लस ए यानी कि 5 - 1 4 आएगा। ये 2 दूनी 4 यानी कि 1/√2। तो कॉस में 1/√2 कितने का मान होता है? 45 का, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू 45 आ गई। 3 अल्फ़ा पूछा है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 13 यानी 135, यानी फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ओके, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सेकंड नंबर है इफ़ 117 कॉस स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 120 एंड 170 कॉस स्क्वायर बी प्लस 158 साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 161, देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर बी। कॉसेक स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर बी की वैल्यू बताना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो सेक कॉसेक स्क्वायर ए है, तो ए के टर्म्स में एक्सप्रेशन ये 117 कॉस स्क्वायर है प्लस 129 साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू 120 ये दिया गया है। तो यानी यहाँ से हम जानते हैं कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ से हम साइन ए निकाल लें, है ना। और ये सेक स्क्वायर बी लिखा है तो यहाँ से ये कॉस का उल्टा होता है, तो जो बी वाला एक्सप्रेशन है इससे हम क्या निकाल लें, कॉस बी निकाल लें, तो बस आंसर आ जाएगा। तो वही करते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि साइन निकालने के लिए कॉस को भी हम साइन में चेंज कर दें। तो कॉस स्क्वायर कितना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा? 117 डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। ठीक है, 117 कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर हम लिख रहे हैं। ठीक, तो 117 का मल्टीप्लाई भी किए दे रहे हैं। 117 साइन स्क्वायर ए, और ये 129 साइन स्क्वायर ए लिखा ही हुआ है, और ये 120 है। तो ये कितना हो जाएगा? 170, 3 9 3 12, ये कितना आएगा? साइन स्क्वायर ए 12 इज इक्वल टू 120 में 170 यानी 3 आएगा। यानी कि यहाँ से साइन ए की वैल्यू, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी? 1/4। सो कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका जस्ट पलट देंगे, कितना हो जाएगा? 4। यानी कि यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यानी इसकी और पता चल जाए, काम बन जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से अब हमें कॉस बी निकालना है, तो साइन को हम बी में चेंज कर देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी पुट कर देते हैं। तो वहाँ पर भी 158 का गुणा हो जाएगा, तो 158 माइनस 158 कॉस स्क्वायर ए बी, तो 170 में 158 क्या करता है? कट जाए, मतलब घट जाएगा। ठीक, माइनस हो जाएगा तो डायरेक्ट माइनस करके लिख देते हैं। ठीक है, तो 158 यानी कि 158 प्लस 12 170 यानी कि 12
कॉस स्क्वायर बी आएगा, और यहाँ पर 170 बचेगा प्लस का, उधर जाके 161 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो उधर कितना आएगा 158 से 158 माइनस हो जाएगा 161 माइनस 158, तो यहाँ पर कितना आएगा 3, और ये 12 कॉस स्क्वायर बी है। यहाँ से कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, यानी कि सेक स्क्वायर बी की वैल्यू भी 4 आ गई, यानी ये भी 4, तो ये 4 चौको कितना हो गया 16, यानी कि सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ओके, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर के, अ पर्सन परचेस 40 आइटम्स एट 10 ईच, ही सेल्स अ पार्ट ऑफ देम, यानी 40 आइटम खरीदे हैं उसने और उसने कुछ भाग बेच दिया 25% प्रॉफिट पर, एंड रिमेनिंग एट 10% लॉस, और बाकी का बचा हुआ 10% के लॉस पर, यानी कि कुछ भाग 20% प्रॉफिट पर, तो प्रॉफिट है तो प्लस लगा दिया, और कुछ लॉस पर यानी लॉस है तो माइनस लगा दिया 10%। फिर कह रहा द नेट प्रॉफिट इज़ 4%, नेट प्रॉफिट 4%, यानी कि जब एक परसेंट दे के दूसरा परसेंट देकर उसका नेट दे दिया है, तो यानी यहाँ पर एलिगेशन लग जाएगा। ठीक, तो एलिगेशन लगा देते हैं, ये आएगा 14 और ये आएगा 21, यानी कि 2:3 आएगा। यानी कि वो जो 40 आइटम है ना, तो उसको 2 और 3 के रेशियो में उसने क्या किया है, डिवाइड किया है, मतलब 3 और 2 के रेशियो में बेचा है। तो 40 है, टोटल आइटम कितने थे 40, यानी कि 40 में बांट देते हैं, तो 3 और 5 8 40, यानी 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, यानी कि 16 आइटम को उसने 25% प्रॉफिट पर बेचा है और 24 आइटम्स 10% लॉस पर बेचा है। तो यही पूछा है कि द नंबर ऑफ आइटम्स ही सोल्ड एट अ लॉस, लॉस पर कितना बेचा है, ये लॉस हुआ है, लॉस पर कितना बेचा है 24, यानी कि थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एलिगेशन से बहुत अच्छे से जल्दी से हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर, अ सिलेंड्रिकल वेसल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर इज़ टू बी मेड बाय मेल्टिंग अ नंबर ऑफ स्पेरिकल मेटल्स बॉल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि एक सिलेंड्रिकल वेसल बनाया गया है, बर्तन बनाया गया है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये बनाया गया किसी न किसी चीज़ को मेल्ट करके, किसको, स्फेरिकल मेटल बॉल्स को मेल्ट करके बनाया गया है, उसको पिघलाकर, जिसकी डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो यानी कि दोनों का वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, तो वॉल्यूम सेम कर देते हैं। तो सबसे पहले स्फेरिकल मेटल का अगर डायमीटर 2 है तो यानी रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो और स्फेरिकल का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 1/4/3 पाई r क्यूब होता है, r की जगह कितना हो जाएगा 1 क्यूब, और ये कितने चाहिए तो उसके लिए हमने n लगा दिया। अब ये टोटल वॉल्यूम हो गया ना, इसी को पिघला कर क्या बनाया गया सिलेंड्रिकल, उसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर है, जिसमें r कितना दिया है 6 सेंटीमीटर है ना, और h कितना दिया है 5, बराबर कर दिया, पाई से पाई कट गया। हमसे ये क्या पूछा, मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स नीडेड, यानी कि कितने बॉल्स लगेंगे, यही n की वैल्यू निकालना है। तो ये सजरंग 36 और ये 4 नहीं 36, ओके, और ये बस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 45 गुणे 3 कितना हो गया 3 5 15 3 चौको 12 13 135, यानी कि 135 हमको स्फेरिकल मेटल बॉल्स को पिघलाएंगे तब हमारा ये सिलेंडर बनेगा। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। फिफ्थ नंबर है, अ सम ऑफ 12,000 was taken at a simple interest at some rate. After 4 months 6,000 more was added and the total principal was charged at double the earlier rate of interest. At the end of the year, if the total interest was 2,800, what was the initial rate of interest? सो कोई दिक्कत नहीं, कह रहा 12,000 रुपये के प्रिंसिपल है, उसको किसी न किसी एक रेट पर दिया गया है, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर। फिर कह रहा 4 महीने बाद तक उसको इतना ही रखा, फिर 4 महीने बाद 6,000 उसमें और ऐड कर दिया। पहले 12,000 प्रिंसिपल था, फिर 4 महीने बाद हमने 6,000 और ऐड कर दिए, तो कितना हो गया 18,000 प्रिंसिपल हो गया। इसको किसी न किसी रेट से दिया गया, उन्होंने 8% मान लिया अभी फ़िलहाल के लिए, और ये 4 महीने के लिए दिया गया 4 मंथ्स को अगर हम ईयर में बदले तो कितना आएगा, इसमें 12 का भाग देंगे, यानी कि 4 3 12 1/3 ईयर, 1/3 साल के लिए 8% के रेट से 12,000 रुपये दिया गया सिंपल इंटरेस्ट पर। फिर कह रहा 4 महीने बाद 6,000 और ऐड कर दीजिए, यानी 18,000 हो गया प्रिंसिपल, एंड टोटल प्रिंसिपल और चार्ज एट डबल द अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी पहले वाले इंटरेस्ट से अब डबल रेट पर दिया गया है। पहले R था तो अब यहाँ पर 2R% से दिया गया है। और
कह रहा एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि साल के अंत में। तो 4 साल तो यहाँ हो गया और 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 8 महीनों के लिए इसको दिया गया होगा, 8 मंथ के लिए। और 8 मंथ को ईयर में चेंज करेंगे तो बटे 12 करेंगे, यानी 4 दूनी 8 4 3 12, यानी 2/3 साल के लिए 18,000 को दिया गया है। इफ़ द टोटल इंटरेस्ट वाज, कह रहा ओवर और इंटरेस्ट इन दोनों से कितना मिल रहा है, 2800। ओवरऑल इंटरेस्ट 2800, इससे जो इंटरेस्ट मिला उससे जो इंटरेस्ट मिला, तो क्या है 1/3। भाई हर ईयर तो सेम होता है, तो 1/3 ईयर में क्या करो, बस ये रेट का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि R/3%। और परसेंट है और हमको 12,000 से चाहिए R/3%। नीचे 100 आएगा तो 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, 120 बचेगा, यानी कि हमने यहाँ पर 120 लिख दिया। और प्लस ये तो इतना सिंपल इंटरेस्ट मिल गया किससे, इससे। अब 2/3 साल के लिए 2R% इसको दिया गया है, तो यानी इसका 2R% निकालेंगे, यानी कि 2/3 इंटू 2R, ये टोटल परसेंट हुआ। और इसका 18,000 का निकालेंगे तो ये बटे में 100 आएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक। तो कितना आएगा यहाँ पर 180। और यही टोटल वैल्यू हमको कितना दिया गया है 2800। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 3 चौको 12 हो जाएगा ये, और ये 3 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 40R प्लस, और ये 2 दूनी 4 6 चौक 24, 6 दूनी 12 दूनी 24, 240R इज इक्वल टू कितना है 2800। यहाँ से इसको 280 हो गया, ये इज इक्वल टू 2800। तो यहाँ से कितना आ गया 10%। सो क्या पूछा हमसे, व्हाट वाज द इनिशियल रेट। इनिशियल रेट कितना था 4%, ये तो बाद में हुआ ना 4 महीने बाद 2%, तो यानी कि इनिशियल रेट 10% आ गया। फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते जाओ आराम से और सॉल्व करते रहो। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर ज्योमेट्री का है ना। इन द गिवन फिगर इफ AC, चलो फिगर तो बना लेते हैं पहले। फिगर बना लिया हमने। और C, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करें पहले। ABE और ये D है, ये A है, ये B है और ये 2A है। अब देखते हैं क्या दिया गया है। ACDE आर पैरेलल, यानी AC और DE क्या है पैरेलल है। CAB 38 है, यानी ये 38 है पूरा, 2A की वैल्यू 38, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 19। देन द वैल्यू ऑफ ABC, यानी कि B यहाँ लिखते चलो, और CBD यानी कि ये वाली A, और इसमें 5 टाइम्स, यानी इसकी वैल्यू निकालना है। इसमें से A की हमने निकाल ही लिया, 19 आई, तो 19 यहाँ रख दो, ये 95 हो जाएगा। अब B की निकाल ले, बस ऐड कर देंगे आंसर। तो B की कैसे निकालेंगे, अब इसमें कहाँ से शुरुआत करेंगे, देखो जो चीज़ दी गई उससे शुरुआत करेंगे। हमको ये पैरेलल दिया गया है ना, तो कुछ तो कारण होगा पैरेलल देने का। तो कारण यही है कि जब ये 2 लाइनें आपस में पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्स लाइन इस पर कट करे, तो इस पैरेलल वाली लाइन से इस और इस ट्रांसवर्स लाइन का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ये ध्यान से, ये ट्रांसवर्स लाइन है, इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। इस वाले एंगल का इस वाले एंगल का सम, तो वही यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पर दोनों पैरेलल लाइन कहाँ है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। और ट्रांसवर्स लाइन कौन सी ले लें, ये वाली ट्रांसवर्स लाइन हो गई। ये देखो आगे इसको आगे बढ़ा दे तो ये ट्रांसवर्स लाइन हो गई। तो ये वाले एंगल कौन से हो गए, एक ये पूरा एंगल हो गया और एक ये पूरा वाला एंगल हो गया। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये होता है इसमें। जब 180 हो गया तो 38 तो ये है ही, ठीक। 38 ये पहले से है, यानी कि अब ये 180 और ये 38, इसको माइनस कर दो, ठीक। तो कितना आएगा, ये 2 आएगा और ये 7 3 4 142, यानी कि ये कितना आएगा 142। कितना, ये पूरा आया 142, क्योंकि 38 पहले से है, दोनों का सम 180 होना, तो 142 को होना पड़ेगा। अब 142 में ये देखो A इतना है और B इतना है, तो A तो ऑलरेडी 19 है, पहले से हमको पता चल गया 19 है, यानी कि 142 में 19 घटा देंगे, वो यहाँ पर आएगी वैल्यू, यानी कि 12 9 3, ये कितना बचा 3 में गए 2, 123, यानी कि B की वैल्यू कितनी आ गई 123। हमको यही चाहिए था, तो 123 यहाँ रख दिया। अब इनको ऐड कर दिया, 5 3 8 9 2 11 1 1 2, 218 डिग्री, यानी कि सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो गए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यानी कि क्वेश्चन में कुछ भी दिया जाता है ना, तो ऐसे नहीं अननेसेसरी नहीं दिया जाता है, उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है, ठीक। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर, द एवरेज ऑफ 35 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज़ n।
यानी कोई कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है 35 जिनकी संख्या है, उसका एवरेज बोला है n है। ड्रॉपिंग द फर्स्ट 10 नंबर्स, यानी कि पहले 10 नंबर्स को हम हटा दें और इंक्लूड कर लें अगले 10 नंबर को। द एवरेज इज़ चेंज टू m, तब एवरेज हमारा m हो जाता है। इफ़ द वैल्यू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 600, द एवरेज ऑफ 3m एंड 5n इज़, यानी कि जब हमको m और n पता होगा तभी हम एवरेज निकाल पाएंगे 3m और 5n का। सो मेरा टारगेट है m और n फाइंड आउट करना। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसमें देखो एक चीज़ हमको दिया है एवरेज और कॉन्जिक्यूटिव नंबर। जब ये दोनों चीज़ हमको पता चली तो हमें एक चीज़ पता लगी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज थोड़ा सा बढ़िया निकलता है। जैसे हम बोले 3, 4, 5, 6, 7, 8। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या है कि इनका डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक का डिफरेंस है, यहाँ का एक का, यहाँ पर एक का, यहाँ पर एक का, यानी कि अगर डिफरेंस सेम है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर में अगर हम बोले कि इसका एवरेज बताओ तो कितना होगा, तो अब एवरेज कैसे निकालोगे? इनका सम करोगे और बटे नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करोगे, ठीक। तो ऐसे भी ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा नंबर होंगे, जैसे यहाँ पर 35 है तो क्या 35 नंबर को ऐड करेंगे, है ना, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव नंबर में एक ट्रिक होती है कि पहले वाले नंबर को देखो और लास्ट वाले नंबर को देखो, इन दोनों नंबर का केवल क्या ले लो, एवरेज। 9, 3, 12 और बटे 2 यानी कि 6। एवरेज कितना आ गया? 6। हमेशा एवरेज 6 आएगा। या तो शुरुआत से ये दूसरा नंबर ले लो, लास्ट से दूसरा नंबर ले लो, मतलब जो पोजीशन यहाँ के नंबर की रहेगी वही पोजीशन वहाँ से रहेगी। फिर ये 8, 4, 12 आधा किया 6। इधर से अगर तीसरा नंबर ले ले, उधर से भी तीसरा लेना पड़ेगा, तो 7, 5, 12 हाफ हुआ 6। यानी कि कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर में जो एवरेज होता है उसकी जो मिडिल में संख्या होती है, सबसे मिडिल में, वही हमारा एवरेज होता है। यानी कि हम आंख बंद करके अगर हमको कोई संख्या दी गई है, जैसे 16, 17, 18, 19, 20 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो आंख बंद करके अगर हमसे इनका एवरेज पूछा जाए तो हम तुरंत इनके मिडिल वाले नंबर को टिक कर देंगे, बस हो गया, एवरेज वही हो जाएगा, बीच वाला नंबर। बीच वाला कैसे निकालेंगे? देखो 3, 2, 5 अंक हैं, हमें चाहिए बीच वाला अंक, यानी कि 5 से 1 हटा दो, 4 बचे, यानी कि 2 उधर कर दो, 2 उधर कर दो, 1 बीच में, ठीक। तो इस तरह से एवरेज क्या होता है? बीच वाला हो जाता है। अगर बीच वाली चीज़ देके हमको आगे के नंबर पूछे तो क्या नहीं निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये डिफरेंस तो एक ही एक का है ना। इधर जाएंगे तो एक एक बढ़ाते जाएंगे, देखो एक एक बढ़ रहा है, देखो यहाँ से 2 बढ़ रहा है ये, और इधर जाएंगे तो -1 हो रहा है, ये -2 हो रहा है। यानी कि अगर हमको एवरेज ही पता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर का तो हम उसके नंबर निकाल देंगे कौन से नंबर क्या है, ठीक। ये मतलब है, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। चलिए समझ में आ गया ना। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का ये याद रखना। अब उसने बोला कि 35 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर दे दिया, बस इसने बोल दिया कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और बोल दिया कि उसका एवरेज n है। समझाने में टाइम लग रहा है, वैसे इसमें एक बार समझ गए ना तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक। तो एवरेज हमको कॉन्जिक्यूटिव नंबर का n दे दिया है, यानी कि ये मिडिल नंबर दे दिया है, और मिडिल नंबर से हम बाकी के नंबर भी निकाल लेंगे। टोटल 35 है, तो हमने अब मिडिल नंबर निकालना, तो 1 कम करेंगे तो 34 होगा, 34, और 34 का हाफ करेंगे 17, यानी कि 17 इधर नंबर होंगे और 17 इधर नंबर होंगे, ठीक। तो यहाँ पे 17 होंगे तो कौन से होगा? n के जस्ट बाद कौन सा होगा? ये एवरेज के बाद कौन सा नंबर होगा? अब एक मान लो कॉन्जिक्यूटिव बढ़ रहा है एक तो n+1 हो गया, n+2 हो गया। ऐसे करते करते लास्ट वाली नंबर क्या होगी? क्योंकि 17 अंक होंगे ना, 17 अंक, तो n+17 ये वाली लास्ट नंबर होगी 35 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का। और इधर देखा जाए तो एक एक कम करते जाओ, n-1, n-2, ऐसे करते करते इधर का फर्स्ट नंबर कौन सा होगा? n-17, ठीक। इसमें घटता जा रहा तो 17 तक घटेगा, क्योंकि 17 इधर 17 उधर, और बीच में ये एवरेज। तो ये तो हमने निकाल लिया, वो क्या 35 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब बोला है उसने ड्रॉप द फर्स्ट 10 नंबर, पहले 10 नंबर हमको ड्रॉप करना है पहले से। तो पहले से 10 नंबर हटाओगे तो हटाने के बाद पहला नंबर कौन सा बचेगा? तो 10 हमने हटा दिए, यहाँ से पहला हट गया, फिर दूसरा हट गया, तीसरा हट गया, तो हटाते हुए 10 नंबर जब हटा लेंगे तो यहाँ पर पहला नंबर क्या बचेगा हटाने के बाद? n-7, फिर n-6, क्योंकि 17 है, 10 हटाओगे तो 7 से ही बचेगा ना, तो 7, 6, और ऐसे चलते चलते रहेगा, ठीक। ये वाला फर्स्ट नंबर बनेगा 10 नंबर हटाने के बाद। अब इसी वाली सीरीज़ में बोल रहा है कि आगे के 10 नंबर इंक्लूड कर लो, बोला है नेक्स्ट 10 नंबर इंक्लूड, यानी कि अगले 10 नंबर क्या होगा? ये तो 17 तक है, यानी अगला होगा 18, अगला होगा 19, यानी ऐसे करते करते अगले 10 नंबर तक कितना जाएगा? 17 और 10 27, यानी कहाँ तक जाएगा? n+2
27 तक जाएगा। इट मीन्स कहने का कि जो अब 10 नंबर हटाने के बाद और 10 नंबर इंक्लूड करने के बाद सीरीज़ कौन सी आएगी, तो सीरीज़ जो आएगी उसका पहला नंबर n-7 होगा, दूसरा n-6 होगा, और ऐसे करते करते लास्ट का कौन सा होगा, n+27। ये हमारा कंसेक्यूटिव नंबर लिखा हुआ है कब, 10 नंबर शुरुआत के इससे हटाने के बाद और 10 नंबर इंक्लूड करने के बाद। अब हमको चाहिए कि इसका एवरेज बता दो भाई, कंसेक्यूटिव नंबर तो ये भी है ना, तो एवरेज अभी हमने बताया फर्स्ट का ले लो और लास्ट का ले लो, उनका एवरेज निकाल दो, वही होता है एवरेज। तो हमने फर्स्ट का ले लिया n-7, ठीक, और लास्ट का ले लिया n+27, इसका एवरेज निकाल लिया, तो ये कितना आ गया 2n+20/2 यानी कि n+10, यानी इस वाले का एवरेज कितना आएगा भाई साहब, n+10। और वही बोला है उसने कि एवरेज चेंज हो जाता है m से, यानी कि ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये m की वैल्यू हो गई ना n+10, बोलो m की वैल्यू हो गई ना n+10। अब हमको m की वैल्यू n+10 पता चल गया है, तो अब ये एक्सप्रेशन दिया गया है m² - n² = 600, तो m की जगह n+10 हम यहाँ पे रख देते हैं स्क्वायर और n को n ही रखते हैं हम, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा कि ये a² - b² का फार्मूला लग जाएगा a + b a - b, तो जब a + b करेंगे तो ये 2n+10 हो जाएगा, ठीक। और जब a - b करेंगे तो n से n कट जाएगा, क्या बचेगा, 10 मल्टीप्लाई में बचेगा, और ये 600 है, ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 2n+10 बराबर 60 हुआ, 2n निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 घट जाएगा 50 आएगा, और n निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। n की वैल्यू 25 आ गई, और n यहाँ पे रख दो, ये m की वैल्यू थी ना, तो n यहाँ पे रख दो, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 35, 25 + 10 35। अब m और n हमको पता चल गया, अब जो पूछा वो निकाल लो। 3m यानी इसमें 3 का मल्टीप्लाई, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 10 105, और प्लस इसमें 5n यानी 5 का मल्टीप्लाई तो 25 × 5 = 125, ओके। और संख्या कितनी है, 3m और 5m, दो ही तो हैं, दो लिख दिया। ये एवरेज हमने निकाला जो पूछ रहा है। अब इसको ऐड कर दो, कितना आएगा 230/2 यानी कि 115, यानी कि सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। अब आप बोलोगे कि सर इतना टाइम लगेगा, तो इतना टाइम समझाने में लगा, एक बार आप समझ गए तो फिर क्या ये सारी चीज़ें बार बार लिखेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक। 8वां नंबर है, इफ़ द गिवन फिगर, इसमें भी फिगर है, पहले फिगर बना लेते हैं। ये है E, C, ये है B, और ये है A, और ये है D। सो अब देखो ACB + BAC, ACB ये वाला एंगल है ना, और BAC ये वाला एंगल, इन दोनों का सम दिया गया है 80। इन दोनों का सम कितना है 80। अगर हम A और इसको C मान लें तो A + C की वैल्यू कितनी दी गई है 80। देन BDE ये कितना है 35 है, एंड BCE ये कितना है 45 है, ठीक। और CED पूछा है, CED यानी ये वाला एंगल पूछा है। अब ये वाला एंगल पूछा है और ये शेप देखकर कुछ हमको याद आ रहा है ना, ज्योमेट्री में हमने एक चीज़ पढ़ा है, ये चीज़, ये वाला शेप देखा होगा जब आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा, ABC और ये अगर D है, तो अगर ये एंगल पता है हमको, मान लो X, ये एंगल पता है Y, ये एंगल पता है Z, और ये एंगल पूछा जाता है, तो ये एंगल जानते हो क्या हो जाता है, इनका सम हो जाता है, X + Y + Z, ये हो जाता है। इट मीन्स हमको ये वाला चाहिए, यानी कि ये इसके इस तरह का फॉर्म ये बन रहा ना यहाँ पर, ये वाला, यानी कि ये दोनों तो पता है, अगर ये निकाल लें हम तो ये ऑटोमेटिक पता चल जाए, क्योंकि इनका सम होगा, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा होता है। देन तो ये आराम से निकल आएगा, क्योंकि ये CAB ट्रायंगल को देखो, ये इसका क्या है एक्सटर्नल एंगल, और हम लोग जानते हैं जो एक्सटर्नल एंगल होता है ट्रायंगल का, अपने जस्ट सामने के इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। तो A + C के ये सम के बराबर होगा, और A + C कितना दिया है 80, यानी ये 80 हो जाएगा। यानी अब तीनों पता चल गए, ये वाला फॉर्म बन गया। अब ये निकाल लो, ये जो पूछा है कितना होगा, ये 35 हो जाएगा, कितना 50 5 3 8 8 8 16 160 हो गया आंसर, यानी कि सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। ओके क्लियर।
द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द परफॉर्मेंस ऑफ 5 स्टूडेंट्स ABCDE इन मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, ये चीज़ दी गई, डेटा दिया गया मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन कंसिडरिंग दैट अ परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। कह रहा जो डेटा दिया गया है ना, इसको तुम कंसीडर कर लो कि ये डिफ़िकल्टी लेवल के आधार पर मार्क्स मिले हैं ABCD को। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तब कह रहा है कि ये बताओ कौन सा करेक्ट सही है। तो हम अगर डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से कह रहा है तो मान के चलो कि जिसको डिफ़िकल्ट लगेगा जो पेपर, तो वो जाहिर सी बात है कम मार्क्स लाएगा, और जिसको इजी लगेगा वो जाहिर सी बात है ज़्यादा मार्क्स लाएगा। तो वही इसमें देखना है। तो मैथ इज़ ईजियर फॉर बी देन फॉर ई एंड ए। बोला कि मैथ सब्जेक्ट बी के लिए आसान है ई और ए की तुलना में, यानी ई और ए को कठिन है और बी को आसान है। देखते हैं ज़रा, देखें बी के ज़्यादा नंबर हैं कि नहीं ई और ए से। तो बी के मैथ में 82 आ रहे हैं और ई के मैथ में 93 आ रहे हैं। तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो बी को कठिन लग रहा है, ई और ए को सरल लग रहा है, लेकिन इसमें उल्टा दिया है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही नहीं है। दूसरा देखते हैं, फिजिक्स इज़ ईजियर फॉर सी देन फॉर बी एंड ई। बोला फिजिक्स का जो पेपर है वो सी को ईजी लगता है बी और ई की तुलना में, यानी बी और ई को कठिन लगता है। या अगर सी को ईजी लग रहा है तो सी के नंबर फिजिक्स में बी और ई से ज़्यादा होने चाहिए। चलो देखते हैं। तो फिजिक्स में सी के नंबर 87 है और बी के नंबर कितना है 65 है। नहीं, वाकई बी को कठिन लग रहा है, और ई के 69 है, वाकई ई को भी कठिन लग रहा है, यानी कि सी के लिए ईजी है, यानी सेकंड स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है। सो सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन में 10 नंबर। अ मैन परचेज्ड अ कार फॉर रेट 12 lakhs एंड वॉज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ द कॉस्ट। 12 लाख की उसने कार खरीदी है ना, 12 लाख की, और उसने क्या वॉज इंश्योर्ड, यानी कि इंश्योरेंस करा लिया है। ये इंश्योरेंस एक नाउन हो गया, उसकी वर्ब फॉर्म है क्या इंश्योर्ड। तो इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ द कॉस्ट, यानी कि जिस कॉस्ट में ख़रीदा है उसके 80% कॉस्ट का इंश्योरेंस करा लिया है कार का। तो इसका 80% कितना होगा, 80% यानी 80/100, यानी कि अगर 100 का भाग देते तो 0.8, यानी 0.8 का गुणा इसमें कर देते हैं तो 12×8 = 96, 9.6 लाख का उसने इंश्योरेंस करा लिया है। ओके, देन ही सोल्ड द कार एट 15% लॉस। अब उसने कार को 15% लॉस पर बेच दिया है। तो 15% लॉस पे तो हम जानते हैं 12 × 15 180 होता है, और 180 में 100 का भाग देंगे, यानी कि 1.8, यानी कि 1.8 लाख का इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो बेचा कितने में है, तो यानी 1.8 लाख का मतलब 1,80,000, 1,80,000 इससे घटा दो तो 1 लाख घटाएंगे तो 11 और 80 और घटाएंगे, यानी कि 10.2, यानी कि 10.2 लाख में बेच दिया है 15% का घाटा खाकर। फिर क्या किया है कि बट डिड नॉट येट डिलीवर टू द बायर व्हेन ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। उसने ट्रांजेक्शन तो उसका हो गया है, लेकिन उसने अभी तक कार को डिलीवर नहीं किया है जब तक कि उसका एक एक्सीडेंट नहीं हो गया। तो आफ्टर द एक्सीडेंट द कार वॉज डैमेज्ड अ लॉट एंड द इंश्योरेंस कंपनी पेड 90% ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट। जब डैमेज हो गया तो इसीलिए उसने इंश्योरेंस कराया था, तो अब इंश्योरेंस कंपनी ने उसको 90% जितना उसने इंश्योरेंस कराया था उसका 90% उसको दे दिया। ठीक, उसको दे दिया। तो इसका 90% कितना होगा, यानी कि 0.9 का गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 954 9 9 81 86, सॉरी 2 पॉइंट, यानी 8.64 लाख उसको इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। कितना, 8.6 लाख। तो एक तो उसका ट्रांजेक्शन हुआ 10.2 लाख का, एक ट्रांजेक्शन इंश्योरेंस कंपनी ने किया 8.64 लाख का। तो पूछा है द नेट डिफरेंस इन द टू ट्रांजेक्शंस, यानी दोनों ट्रांजेक्शंस का नेट डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, 10.2 और ये 8.64, यानी कि ये कितना हो गया, 6 हो गया और 5 हो गया और इधर 1 हो गया, यानी कि 1.56 लाख उनका डिफरेंस है दोनों ट्रांजेक्शन का, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद 11 नंबर कह रहा है द वैल्यू ऑफ, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया गया है, इसकी वैल्यू पूछा है और कह रहा है a = 7 है। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो आपको इसका मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा।
ठीक। तो मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर जल्दी से इसको करना हो तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर इतना बड़ा एक्सप्रेशन होगा तो आपसे मतलब इतना ज़्यादा गुणा नहीं करवाना चाहता है ना एग्जामिनर। तो आप अगर जल्दबाजी में चाहते हो तो देखो ऑप्शन में नज़र डालो एक बार, 0, 7, 1 और √7, और वेरिएबल को उसने बोला है कि ये बराबर 7 रखना है। यानी कि जहाँ तक होता है इसमें तो वेरिएबल बचता ही नहीं है, ठीक। अगर वेरिएबल इसमें बचता नहीं है तो 0 आने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक। 0 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ +1 है और यहाँ पर भी +1 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो हमारा इकलौता बचेगा ही बचेगा, ठीक। और वो तो किसी से कटने वाला है नहीं, क्योंकि कॉन्सोनेंट कोई और है ही नहीं। क्योंकि ये 2 दिख रहा है लेकिन इसमें भी a⁴ 1/2 का गुणा हो जाएगा तो ये भी वेरिएबल बन जाएगा। यानी कि कॉन्सोनेंट हमारा कांस्टेंट मेरा 1 बच रहा है, ठीक। और वेरिएबल मेरे सारी चीज़ें मतलब सारे वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल अगर कट जाएंगे तो हमारा 1 किससे कटेगा? वो तो नहीं कटेगा ना, तो 0 तो हो ही नहीं सकता। और एक बात ध्यान रखना कि इसमें 7 और √7 दिया गया है, तो ये दोनों क्या है, वेरिएबल ही दिए गए हैं, क्योंकि ये बराबर उसने बोला 7 रख दो। तो ये वेरिएबल भी जहाँ तक सब कट जाते हैं, कुछ नहीं होता है। तो कांस्टेंट हमारा केवल एक ही दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में 1, और इसमें मल्टीप्लाई करने पर भी 1 बचेगा, उसमें वेरिएबल नहीं आने वाला है। और बाकी वेरिएबल कट जाएंगे तो हम इसमें थर्ड ऑप्शन लगा सकते हैं, ओके। बाकी इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा अगर आप ऐसे लगाना नहीं चाहते हो तो सॉल्व करने के लिए भी थोड़ा इसको आसान कर देते हैं। भाई इसको सॉल्व करने को कैसे करेगा, थोड़ा आसान भी बना देते हैं ना। तो ऐसे हम इसमें बार बार गुणा करेंगे ना, तो हमको बार बार एलसीएम लेके पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो ना करने से अच्छा हम लोग क्या कर लें कि हम लोग देख रहे हैं कि हर में 2/3 है, 1/2 है, 1/3, 1/6, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में 3, 2, 3, 6, 3, 6 यही आ रहा है। यानी कि इसका एलसीएम अगर ले लें तो 6 आएगा डिनोमिनेटर का, और नोमिनेटर हमने 1 मान लिया और a⁴ 1/6 को हमने यहाँ पर x मान लिया। ये थोड़ा सा हमको लोग कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब x मान लिया तो अब इसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन बना देते हैं, x के अकॉर्डिंग। तो x के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन बनाएंगे तो a⁴ 2/3 है, तो जो कि कब आएगा, जब इसमें x⁴ कर दें, यहाँ 4 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 तेज है, यानी कि x⁴ जब कर देंगे तब हमारा a⁴ 2/3 बन जाएगा। ये तो अब जल्दी से हो जाएगा। और 2 a⁴ 2 है, यानी कि यहाँ पर 3 कर दें, यानी x³ कर दें, ठीक। और प्लस 3 ये x² कर दें यहाँ पर, और प्लस ये a⁴ 6 दिया है 2x + 1। ये एक्सप्रेशन चेंज कर दिया हमने x के टर्म्स में। और ये क्या कब बनेगा 3, जब यहाँ पर x² होगा -2x और +1, और माइनस, और ये कब बनेगा, जब x³ होगा और ये x³ होगा -2। अब इसको फटाक से गुणा कर डालते हैं हम लोग, है ना। तो x⁴ का इस तीनों में पहले गुणा कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखो पेशेंस के साथ गुणा करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। x⁴ 6 हो गया, -2x⁴ हो गया, प्लस x⁴ 4 हो गया, ठीक। और प्लस 2x⁴ हो गया, माइनस का 4x⁴ प्लस 2x³ हो गया, और प्लस 3x⁴ माइनस का 6x³ है ना, और प्लस 3x² हो गया। चलो अब यहाँ करते हैं 2x का, अब इसमें करते हैं। तो 2x³ हो गया, माइनस का 4x² हो गया, प्लस 2x हो गया, प्लस x² माइनस 2x + 1 हो गया, माइनस x⁴ और माइनस प्लस का 2x³ हो गया। ये हमने मल्टीप्लाई फटाक से कर लिया पेशेंस के साथ। अब देखते हैं इसमें कट क्या रहा है। तो हम देख रहे हैं x⁴ 6 से x⁴ कट गया, 2x⁴ 5 से 2x⁴ कट गया, एंड यहाँ पर x⁴ है, और ये 3x⁴ है, और ये माइनस, यानी कि 3 और 1 4x⁴ और ये 4x⁴ ये भी कट गया। फिर ये 2x³ है, और ये 6x³ है, और यहाँ पर 2x³, 2 2 4 और 2 6, 6x³ से ये 6x³ कट गया। अब ये 3x² और ये 1x², यानी कि 4x² से ये माइनस का 4x² कैंसिल हो गया, 2x कैंसिल हो गया। देखो सारे वेरिएबल हो गए कैंसिल, क्या बचा 1। यही मैं कह रहा था कि 1 तो किसी से कटेगा ही नहीं ना, तो 0 तो हो ही नहीं सकता है ऑफ। सो मेरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो वैसे भी बता दिया और सॉल्व करके भी बता दिया, जैसी आपकी मर्जी। चलिए अगला देखते हैं। 12 नंबर क्या है, 2 की पावर ये दिया गया है, यानी कि 3 एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इक्वेशन मान लो इसको, और वैल्यू पूछा है 2x 3y 5z की। यानी सबसे पहले हमको x y z पता होना चाहिए।
तो एक्स वाई जेड इसको सॉल्व करके ही आएगा, यानी कि अब इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 3 ही वेरिएबल हैं और 3 ही हमको इक्वेशन दिया गया है, तो हम वो तो रख नहीं सकते, सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। 2 की पावर, यानी कि हम लोग क्या बेस की पावर लगी हुई है, तो हम बेस को सेम कर लेते हैं तो पावर ऑटोमेटिक सेम हो जाएंगी। तो 2 की पावर x प्लस वाई माइनस 2z है, तो 8 को लेकर 2 की पावर क्यूब, यानी 3 का उसकी पावर में गुणा हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग बेस पावर बराबर करके, ठीक। तो x प्लस वाई माइनस का 2z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 24z माइनस का 15 और माइनस का 3y, ये हो जाएगा। ये पहला आएगा। दूसरा क्या आएगा? अब इसमें 4y माइनस का 6z इज इक्वल टू 2y प्लस का 2z हो जाएगा। और यहाँ पर 4x माइनस का 3z इज इक्वल टू 2x प्लस 2z हो जाएगा। चलो, ये मिल गया हमको। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एक काम किया करो, अगर हमको x y z किसी इक्वेशन में मिल जाए, ठीक, तो हम बाकी के 2 इक्वेशन से भी x y z बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक एक वेरिएबल को हटाते हैं, ठीक। ऐसा करना, तभी होगा अच्छे से, जल्दी होगा, ऐसे तो फिर फंस जाओगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं कि इसमें भी वाई जेड और यहाँ पर एक्स हमको मिल जाएगा, तो हम इनका क्या कर लेते हैं? सम कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा इधर कर लो एक तरफ, 4y 2y, तो कितना बचेगा? 2y बचेगा, 2z 6 2 8 माइनस का 8z इज इक्वल टू 0 बचेगा। और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तो ये 2x बचेगा माइनस का 3 5z बचेगा और 0 बचेगा। अब इनको ऐड कर ले हम, तो अगर ये 2x आएगा, ये 2y आएगा, माइनस 13z आएगा। ये देखो x y z में मिल गया, इसको भी x y z में देखो मिल जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों वेरिएबल हैं। तो x को ऐसे रखे और ये y को उधर जाएगा तो 4y हो जाएगा, और 24z उधर जाएगा, 26z हो जाएगा माइनस का, और इधर कितना बचेगा? माइनस का 15 बचेगा। अब देखो दोनों चीज़ों में x y z मिल गया, हमको इन दोनों को कंसीडर कर लिया। अब कंसीडर करने के बाद अब इसको हम क्या हटा सकते हैं? 2x, पहले x को हटा दिया जाए, है ना। तो x को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर दें? घटा दें, यानी कि 2x 8y और 26 दूनी 52z और माइनस का 30। अब इसको घटाएंगे तो साइन चेंज कर लेंगे ना, तो ये कितना हो गया? कट गया, और ये माइनस का 6y आया, और ये क्या 52 13, यानी कि घटाएंगे तो 39 आएगा, प्लस का 39z और ये प्लस का 30। ये हमको मिल गया, ठीक। अब ये मिल गया, तो अब क्या करें? अब एक काम करते हैं कि इसमें अब y भी हट जाएगा। इसमें y में कितने गुणा कर लो? इस वाले एक्सप्रेशन में 3 का गुणा कर लो और यहाँ पे जोड़ दो आके, तो कर लेते हैं। 6y और माइनस का 24z इज इक्वल टू 0। इसको हमने ऐड किया तो ये कट गया, 39 24, यानी कि 9 6 15, ये z हो गया, और ये 30 आ गया, यानी कि z की वैल्यू 2 आ गई। एक चलो हमने निकाल लिया, थोड़ी तसल्ली मिली। z आ गया ना, तो अब यहाँ से y और x भी निकल आएगा। अब z आ गया, z की वैल्यू 2, 8 दूनी 16 उधर जाएगा, फिर 2 8 16, यानी y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 8। और यहाँ पे रखा तो 5 दूनी 10 उधर जाएगा, प्लस का 2 5 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तीनों चीज़ें आ गई। अब जो पूछा है निकाल लेते हैं। क्या पूछा? 2x, यानी कि x कितना है? 5, यानी 5 दूनी 10, 3y यानी 8 3 24, 5z यानी कि 5 दूनी 10, यही तो पूछा है। 10 10 20 20 40 4 44, फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। इस वाली सेट में कैलकुलेशन ज़्यादा दे दिया था, तभी ये थोड़ी सी हार्ड है। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है उसके लिए हार्ड नहीं है। सो इसमें फिगर दिया गया है, फिगर बना लेते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करें, आंसर कमेंट में बताया करिए, ठीक है। कमेंट में लिखकर भेजिए तो हम उसमें देखेंगे। PCBA, चलिए ABC कितना है? 95 है। ABC 95 है, ठीक है। FED यानी 115 है। FED कितना है? 115 है। कर देन द एंगल APC बताना है। APC ये वाला एंगल हमको बताना है, ये वाला एंगल बताना है, ठीक। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, जो बताना है उसको हाईलाइट कर दिया हमने, ठीक। तो इसमें देख रहे हैं कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर जैसा कुछ बन जाएगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर जैसा, क्योंकि सर्किल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं ना,
तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तब तक नहीं बनेगी जब तक हम इनको मिलाएंगे नहीं। इसको मिला लेते हैं, डॉट डॉट करके इसको मिला लेते हैं, मिलाने में कुछ नहीं जाता। अब जब हमने मिला लिया तो हमको नज़र आया कि ABCF साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, योग सम 180 होता है। यानी ये 95 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको 85 होना पड़ेगा। ये 85 हो गया। अब ये 85 हो गया। अब इसमें भी तो बन रहा है FCDE, ये भी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा है। तो इसके आमने सामने के इसके भी 180 होने चाहिए। तो आमने सामने का, चलो ये निकालो चाहे ये निकालो, हम ये निकाले लेते हैं। ADEF ये भी तो बन गया ना साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो आमने सामने का ये कितना हो गया, ये इतना 115 ये है, तो 15 5 20 65 हो गया। ये 65 हो गया। अब इसको नज़र डालो ये वाले ट्रायंगल पर। इस वाले ट्रायंगल का ये जो हमने हाईलाइट किया था ये एक्सटर्नल एंगल है ना, तो एक्सटर्नल एंगल है तो अपने सामने के दोनों इंटरनल के सम के बराबर होना चाहिए। तो मिल गया 8 6 14 140 150 कितना आ गया 150। सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट देखते हैं। फोर्टीन नंबर ए का इतना बड़ा एक्सप्रेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन का है और फिर 8a निकालना है। तो हम सॉल्व करते हैं, हमने जैसे बताया वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में भी सबसे पहले ऑफ वाला, ठीक। तो ऑफ के यहाँ पर क्या है कि 4 पंचे 20 और 21/5 हो जाएगा, ठीक। ये 3/7 है, ये 21/5 है, ये 7 21 यानी कि ये 9/5 हो गया। अब भाग का निशान है, गुणे में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी, ठीक, ऊपर नीचे। ये कितना हो जाएगा 5 25 और ये 9 दूनी 18, 5/2 बचा और प्लस का 17 यहाँ पर 24 लिखा है। तो हम एलसीएम भी ले लेंगे तो इसको 24 बना ले तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 60 + 17 77 और ये नीचे कितना 24, यानी कि पहले वाले ब्रैकेट का कितना है 70/24। अब इसमें ऑफ लगा है, ठीक, उसको भी करेंगे लेकिन उससे पहले ब्रैकेट वाले को। तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट वाले को, अब ये 3/4 + 2/3 यानी कि 3 3 9, 4 दूनी 8, 8 9 17/12, 17/12 का स्क्वायर भी लगा है तो डायरेक्ट स्क्वायर भी कर लेते हैं, 289 144। अब गुणा लगा है तो पलट भी देते हैं, 144/289 और 289/16, 16 9 144 और ये कट गया। यानी कि ऑफ में ये 9 का गुणा होगा, यानी यहाँ 9 का गुणा होगा, 3 3 9 3 8 24। अब इसमें गुणा कर लेते हैं, 3 7 21 और 3 7 21 22 23, 231/8, ये ए की वैल्यू आ गई। अब हमको 8a पूछा है तो 8a मल्टीप्लाई कर दो 8 का, 231 आंसर मेरा। थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। सो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है। चलिए 15 नंबर, सो टाइम बहुत हो गया है, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, फिर हमको प्रॉब्लम होगी इसको एडिट करने में। सो अभी आज के लिए 14 क्वेश्चन ही और बाकी के 11 क्वेश्चन, 11 बचे ना, तो बाकी के 11 क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए धन्यवाद।